एम्स में ऑल इंडिया रैंक 3rd के साथ एकमात्र सिलेक्शन। ब्रेन मास्टर्स क्लासेस है MPCG का नंबर 1 मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंह तोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54 संपर्क करें कौटिल्य एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भंवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। झमाझम बारिश से लबालब हुआ यशवंत सागर, बिलावली और पिपलियापाला को अभी और है दरकार, किसानों के चेहरे भी खिले। गुंडागर्दी और अपराध के खिलाफ लामबंद हुए व्यापारिक संगठन, कलेक्टोरेट पर किया प्रदर्शन, गुंडों के एनकाउंटर किए जाने की कही बात। BRTS की लेट तिथि को लेकर कोर्ट ने जारी किए नोटिस, निगम कमिश्नर, IDA CEO व 2 प्रमुख सचिव को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बदमाशों के हौसले बुलंद, सांसद सुमित्रा महाजन और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के समीप की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं को बनाया निशाना, चेन लूटी। शातिर चोर ने दिखाया कमाल, ऑटोमोबाइल रिटेल शॉप से उड़ाए 28,000 रुपए, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात। समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने दिखाए तीखे तेवर, प्राचार्यों को दिए ढर्रा सुधारने के निर्देश, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहने की भी कही बात। और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी, झांकियों में झलकेगी नटखट नंदाला की लीलाएं, गोपाल मंदिर में एक दिन पहले होगा धूमधाम से उत्सव। बारिश के झमाझम दौर के बाद यशवंत सागर की प्यास अब बुझ गई है, तालाब लबालब हो गया है। वहीं बड़ी बिलावली व पिपलियापाला को अभी पानी की दरकार है। तालाबों में पानी आने से किसान भी खुश हैं। आइए देखते हैं तालाबों का हाल। शहर तरबतर है और तालाब लबालब, लोग खुशी से झूम रहे हैं और किसानों के चेहरों पर तो मुस्कुराहट के कहने ही क्या। ये वो खुशी है जिसे शायद ही खरीदा जा सके, ना ये बनावटी है ना ही चंद लम्हों की। खुशी इस बात की है कि अब इंदौर प्यासा नहीं रहेगा। यशवंत सागर ने इस बार इंदौर को पानी पिलाने का इंतजाम कर दिया है। तालाब की लहरें उठ कर कह रही हों कि वे सीमाएं तोड़ने को तैयार हैं। स्तर है, मैं चाहूंगा अपने साथी से थोड़ा दिखाएं वहां जूम करके आपको कि 17.9 जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है यशवंत सागर का इस वक्त, और ये मैक्सिमम लिमिट इसकी 18 फीट है। इस बार नगर निगम का ये कहना है कि यशवंत सागर को इस बार 18 फीट तक भरा जाएगा। इस बार पानी अच्छा गिरा है, बेहतर यहाँ पर जो इंतजामात किए गए थे वो देखने में मिले हैं कि पानी के लिए जो समुचित व्यवस्था की जानी थी वो की गई है। 18 फीट पानी भरने के बाद उम्मीद है कि आने वाले जो महीने हैं वो उन गर्मी के महीनों में या गर्मी के वक्त में लोगों को पानी मिल पाएगा। जिस तरह से यहाँ बात की जा रही थी कि यशवंत सागर की जो लिमिट है वो 18 फीट बनी रहे, उसको बनाने के लेवल बना के रखा जाए, तो इंजीनियर्स का भी यही कहना, हमारी बात हुई है यहाँ के इंजीनियर से, उन्होंने भी जताई है उम्मीद कि इस बार 18 फीट पानी रहेगा। तो इस तरह से यशवंत सागर में जो लोग हैं यहाँ उनको भी काफ़ी खुशी है, जो क्योंकि पानी जाहिर सी बात है जीवन के लिए पानी बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा अगर पानी खेती के लिए भी ज़रूरी है और पीने के लिए भी। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। क्या आपको क्या लगता है जो अभी स्थिति आप देख रहे हो? हाँ सर, पहले कैसा नज़ारा था? सूखा था? सूखा था बिल्कुल सर, अब तो बेहतरीन काम हो गया, सब पानी बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। हम यही रहते सर, राम प्रसाद नाम है मेरा। जी जी, बहुत बढ़िया आज हमको दिखता हुआ, यहाँ पे हरियाली वगैरह, पानी नहीं भरा, बहुत आनंद आते सर हमको। तो देखिए आनंद की बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए कि आप खेती करते हैं, जो पानी यहाँ पर जिस तरह का स्तर है, आपको क्या लगता है अब खेती कैसी होगी? खेती मस्त होगी साहब, आनंद मंगल होगा, भगवान पानी मिलेगा सबको, पीछे अपनी जो जमीन वगैरह सबको आनंद यानी कि अच्छी खेती होगी, बढ़िया चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चकाचक खेती की बात कर रहे हैं, आपको क्या जो गांव के और लोग हैं उनसे बात हुई होगी आपकी, तो यशवंत सागर इस बार 18 फीट तक भरने की बात की जा रही है, तो जिस तरह से यहाँ उम्मीद जताई है, खुशी की बात है, अब क्या लगता है कि जो पानी भर गया है जिससे आसपास के खेतों को और जो आसपास के गाँव उनको लाभ मिलेगा? उसका लाभ तो सर मिलेगा ना, पानी जब गर्मी में रहेगा ना बचा, बिल्कुल अगर ये बचा कर रखेंगे पानी कोई दिक्कत नहीं, अगर निकालेंगे तो मिलेगा नहीं सर फिर लाभ, बाकी बचा कर रखेंगे बिल्कुल लाभ मिलेगा पानी। तो ये तो रही बात यशवंत सागर की। आइए अब आपको ले चलते हैं बिलावली तालाब की ओर।
वक्त आप पहुंचे हैं बिलावली तालाब पर। बिलावली तालाब का जो नज़ारा है मैं आपको दिखाता हूं, किस तरह से यहाँ पानी है। मैं चाहूँगा साथी से अपने दिखाएं आपको कि जो तालाब की अमूमन जो स्थिति रहती है गर्मियों के दिनों में वो काफ़ी सूखे की रहती है, लेकिन बारिश में जो कैचमेंट एरिया है आसपास का, वहाँ से काफ़ी सारा पानी इस क्षेत्र में जमा होता है, आकर के इस तालाब में आता है। और जो इस बार हमारी बात हुई है, यहाँ जो लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया है कि बारिश में पिछले साल काफ़ी पानी इसमें भर गया था, 33 फीट तक पानी आ गया था इसमें। और इस बार लेकिन थोड़ा सा कम बारिश यहाँ देखने को मिली है कि बारिश का जो पानी है वो यहाँ काफ़ी कम आया है। हमारे साथ राधेश्याम जी हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं, जो मीटर यहाँ देखा करते हैं। राधेश्याम जी, हम चाहेंगे आपसे कि थोड़ा सा इस तालाब के बारे में आप बताएं हमें कि जो बारिश का जो सीजन है इस बार कैसा रहा है इस तालाब के लिए। मैं राधेश्याम जायसवाल बोल रहे हैं, बिलावली तालाब का चौकीदार हूँ। और अगले साल ये यहाँ मोरी चालू हो गई थी 33 फुट पे, तो और अभी लेवल है 32-6 लेवल है हमारा तालाब का। और बारिश गिर जाएगी तो पानी भर जाएगा और मोरी चालू हो जाएगी। तो जो मोरी की बात आप कर रहे हैं, जो मोरी खोली जाती है, तो ये मोरी कब कब खोली गई? क्या पिछले साल पानी भरा था? इसमें कितना पानी भरा था? ये मोरी ऑटोमेटिक है, ये 33 फुट पानी हो जाता है तो पानी बह के निकल जाता है। तो 33 फीट का जैसा बताया है कि 33 फीट पानी होने पर अपने आप पानी निकल जाता है, पानी बह जाता है। इसका जो कैचमेंट एरिया है राधेश्याम जी, वो बताइए कि कौन कौन सा ऐसा जो क्षेत्र है, कहाँ से पानी इसमें आता है? एक रहू से आता है, एक लिंबूजी तालाब से आता है हमारा, एक ये केलोद गाँव है, यहाँ से पानी आता है इसके अंदर, और ऊपर की बारिश का पानी आ जाता है। तो जो कैचमेंट है वो भी अच्छा खासा बड़ा एरिया है, इस लिहाज से देखा जाए तो शायद अभी और इस तालाब को पानी की दरकार और है, क्योंकि जो अभी लेवल है काफ़ी कम है। कितना लेवल फिलहाल अभी कितना लेवल है जो पानी? 22-6 लेवल है इसका। 22। और कितना अभी इसको और चाहिए पानी? इसका 33 फुट पानी चाहिए हमारे। तो 33 फीट की दरकार है दर्शकों। 22 फीट के आसपास पानी फिलहाल इसमें आ चुका है, 22-6 पानी आ चुका है। और उम्मीद है कि इस बार जो 20 इंच से ज़्यादा फिलहाल तो हो गई है बारिश, 14 इंच की दरकार औसत के अनुमान से इंदौर को और है, अभी ज़रूरत है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि बिलावली तालाब फिलहाल पानी की और दरकार रखता है। यशवंत सागर और बिलावली के बाद पीटीवी न्यूज की टीम पहुंची रीजनल पार्क स्थित पिपल्यापाला तालाब। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा देखने लायक था, हालांकि तालाब को पानी की अभी और दरकार है। हम इस वक्त पिपल्यापाला तालाब पर हैं। पिपल्यापाला तालाब की क्या स्थिति है, आइए देखते हैं, मुआयना आपको करवाते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पानी है। कुछ दिन पहले अगर हालात देखे जाते तो काफ़ी बुरे कहे जा सकते थे, क्योंकि सूखा था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। लेकिन कैचमेंट एरिया से पानी यहाँ आया है तो काफ़ी अब अच्छा दिखने लगा। ये पिपल्यापाला पार्क जो है वो भी इस तालाब के चलते काफ़ी उसका बढ़ गया है, महत्व बढ़ गया है। संडे को लोग काफ़ी यहाँ आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे, जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, ये जगह वो जगह है जहाँ अगर पानी आ जाए तो ये बताया जाता है कि यहाँ 24 फीट के आसपास पानी भर जाता है। हमारे साथ यहाँ की देखरेख करने वाले प्रेम सिंह जी मौजूद हैं। प्रेम सिंह जी, थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को कि जब पानी यहाँ आता है तो आपका अनुभव रहा, क्योंकि आप काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर, कितना पानी भर जाता है और कितने फीट उसको आप मानते हैं? करीबन 24 फीट पानी भर जाता है इसमें। 24 फीट पानी भर जाता है। तो ये जो पानी भरता है तो आपको
पिछले सालों क्या अनुभव रहा है, कितना कहाँ तक पानी आ जाता है? फुल भर गया था पिछले साल पूरा जी। तो इस वक्त आप हमें बता सकते हैं कहाँ तक पानी आ जाता है? जब 24 फीट आप जो बता रहे हैं वो कहाँ तक आता है? 24 फीट ये दूसरी सीढ़ी तक। तो ये जो दूसरी सीढ़ी आप देख सकते हैं, जो दूसरी सीढ़ी है, सेकंड सीढ़ी जो है, इस सीढ़ी तक अगर ये पानी जो अभी फिलहाल जो जिसकी स्थिति ये है कि फिलहाल पानी नीचे है, अभी यहाँ काफ़ी नीचे है, और ये जब लेवल बढ़ जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते ये जो सेकंड जो इसकी सीढ़ी है दूसरे नंबर की, वहाँ तक ये आ जाएगा, तो ये 24 फीट हो जाएगा। प्रेम सिंह जी, जब ये बढ़ जाता है पानी तो निकालने का जरिया भी होगा, कहाँ से पानी निकलता है? और वो मोरी है सामने, वहाँ से निकल जाता है, उसके बाद यहाँ वाल यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये जो 2 रास्ते बताए हैं इन्होंने, ये पानी कहाँ किस तरफ बह के आता है, कहाँ से आता है पहले तो, और उसके बाद ये जाता किस तरफ? ये पानी कुछ बिलावली के जंगलों से आता है, और ये आइडिया वाले ने एक पाइपलाइन डाली है तो प्रमोद टंडन के ढाबे से, उससे भी पानी आता है। तो ये 2 जगह से पानी आता है। लेकिन एक चीज़ दर्शकों यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो इंदौर की खूबसूरती है वो शायद इन तालाबों से ही है, और जिसमें एक ये पिपलापाला तालाब भी शामिल है। और इस तालाब के बारे में जो पुरानी बातें हैं निश्चित तौर पर प्रेम सिंह जी जानते हैं, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि तालाब को लेकर क्या क्या चीज़ें खास हैं। इस वक्त पार्क डेवलपमेंट अच्छा किया आइडिया विकास प्राधिकरण ने, ये खास देखने की। तो जो बारिश है वो बारिश को आप क्या मानते हो, इसका जो नज़ारा आप देख रहे हो, ये इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ये लगाई जा रहा है कि ये तालाब फुल भर जाएगा। अभी तो ये उम्मीद है, थोड़ा सा खाली है, अभी ज़्यादा खाली नहीं है। थोड़ा सा खाली है। क्या आपका अंदाज़ा है कितने फीट फिलहाल इसमें पानी होगा? इसमें करीबन 16.5 फीट पानी है अभी। तो 16.5 फीट फिलहाल इस तालाब में पानी है। काफ़ी दूर तक आप देखिए कि कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। बहुत अच्छा सुंदर पक्षी उड़ते हुए आपको दिखेंगे यहाँ की, आराम से बहुत विचरण कर रहे हैं, अपना घूम रहे हैं खुले आकाश के नीचे। काले काले बदरा हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। पिपलापाला तालाब पे अगर आया जाए तो वाकई में दिल को सुकून देने वाली ये जगह है। बारिश के झमाझम दौर के बाद यशवंत सागर की प्यास अब बुझ गई है। तालाब लबालब हो गया है। वहीं बड़ी बिलावली व पिपलापाला को अभी पानी की दरकार है। तालाबों में पानी आने से किसान भी खुश हैं। आइए देखते हैं तालाबों का हाल। प्रदेश में हो रही भारी बरसात कई अंचलों में मुसीबत का सबब बन गई है। मंडलेश्वर के जलू डैम पर नर्मदा उफान पर है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आसपास के लगभग 144 गांव जलमग्न है। लोगों का कहना है कि उन्होंने नर्मदा का यह रौद्र रूप पहली बार देखा है। जीवनदायिनी नर्मदा में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मंडलेश्वर में नर्मदा का पानी जलू डैम को छू रहा है। आसपास के कई गांवों में भारी जल प्रवाह हो रहा है। लगभग 144 गांवों में पानी का भारी जमाव हो गया है। नर्मदा का जलस्तर इतना बढ़ने के पीछे कारण ओंकारेश्वर बांध के 24 और पुनासा बांध के 12 गेट खोले जाने को माना जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में देर से सक्रिय हुए मानसून ने भारी तबाही मचाई हुई है। प्रदेश के अमूमन हर जिले में हालात बदतर बने हुए हैं। कई जगहों पर राहत कार्य के लिए सेना की मदद ली जा रही है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बिचौली मर्दाना बाईपास पर कॉलेज छात्रों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में बस में बैठी छात्रा सहित 4 लोग मामूली घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अंध गति से दौड़ रही बस एक कार को बचाने के कारण हादसे का शिकार हुई। बाईपास पर दुर्घटना का शिकार हुई मालवा इंस्टीट्यूट की बस कॉलेज से कुछ देर पहले ही निकली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस का ड्राइवर तेज गति से बस चला रहा था, तभी अचानक बस के सामने आई कार को बचाने की कोशिश में बस सड़क के नीचे उतर गई और पलटी खा गई। बताया जा रहा है पूरी बस छात्र छात्राओं से भरी थी, जिनमें एक छात्रा और 3 छात्र मामूली घायल हो गए।
सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर से गाड़ी आ रही थी पीछे से, ये फास्ट है, तो उसके आगे एक मारुति थी, तो मारुति के बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने एकदम फास्ट बहुत आ रही थी ये गाड़ी पीछे स्कूल बस उसने अचकान का यहाँ पे ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने में इधर उसको बचाने में उसको रात दिन मालूम है कि यहाँ टेबर है, फिर रात दिन निकलता है, इतनी तेज़ क्यों भगाई गाड़ी, ब्रेक लगाने में एकदम उसने इधर काटा तो नीचे उतर गई गाड़ी और पलटी खा गई इधर। बस की तेज गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, बस ने 6 लेन पर बतौर एहतियात लगाई गई रेलिंग को भी तोड़ दिया। शहर में बढ़ती गुंडागर्दी और अपराध को लेकर व्यापारिक संगठनों ने भी मैदान पकड़ लिया है। बढ़ती गुंडागर्दी और गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को व्यापारिक संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर से भी मुलाकात की। व्यापारियों ने गुंडागर्दी को लेकर कलेक्टर के समक्ष जमकर नाराजगी जाहिर की और गुंडे बदमाशों को सलाखों के पीछे डालने यहां तक कि एनकाउंटर करने की भी मांग की। व्यापारिक संगठनों के निशाने पर गुंडा मनोज परमार खास तौर पर रहा। शहर में बढ़ती गुंडागर्दी, गुंडे बदमाशों द्वारा डरा धमकाकर की जा रही चौथ वसूली और गुंडों पर कार्रवाई नहीं होने से व्यापारिक संगठनों में खासी नाराजगी है। गुंडागर्दी से त्रस्त व्यापारी लामबंद हो गए हैं। पिछले दिनों आईजी के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाने के बाद व्यापारिक संगठनों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। व्यापारिक संगठनों के साथ ही विभिन्न समाज व सामाजिक संगठनों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। हेमू कालानी प्रतिमा पर एकत्र होने के बाद सभी संगठन रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न नारों की हाथों में तख्तियां ले रखी थी। प्रदर्शन के बाद संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्टर आकाश त्रिपाठी से मुलाकात भी की। मुलाकात के दौरान गुंडागर्दी और अपराधों को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की गई। व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली से व्यापारी वर्ग भयभीत है। शिकायतों के बाद भी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। मतलब आप कैसे व्यापारी जी और कैसे इंदौर शहर में रहे, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है। एक बात जैसा सुलेखा जी मैंने भी सुलेखा कहा कि इसमें एक लोगों से आपस में जनता में भी चर्चा होती है, क्योंकि मैं भी सार्वजनिक जुड़ा हुआ हूँ। मैं पचकिया मुक्तिधाम पे खड़ा रहता हूँ। वहाँ पे कई लोग, सब तरह के समाज के लोग आते हैं। वहाँ पे हर तरह के पचकिया मुक्तिधाम का विकास कार्य में पिछले कई सालों देख रहा हूँ, तो वहाँ पे आते हैं। उन लोगों का कहना ऐसा कि भैया जब तक यहाँ पे इनकाउंटर का काम शुरू नहीं होगा, जब तक एक गली में अगर एक इनकाउंटर करा आपने तो 10 गलियां जो है वो उससे सावचेत हो जाएगी। अरे पुलिस वाले मार देते हैं आपको। ये हमको मालूम है कि आपकी ये मजबूरी है, आप इसमें कुछ न कुछ आपको इसमें कुछ न कुछ इसके लिए ऊपर तक आपको कुछ परमिशन लेना पड़ेगी और आपको एक ऐसी टोली बनाना पड़ेगी जो वास्तव में निष्पक्ष है। ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई मिलकर और भले आदमी को गोली मार दे। इस मौके पर मौजूद महिला संगठनों ने भी गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की और शराब की दुकानों के कारण बढ़ रही गुंडागर्दी पर लगाम कसने की बात कही। Sir, you are evergreen charming personality and we expected more from you. इंदौर में गए 10-20 वर्षों में महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़े हैं उससे आप सभी अवगत हैं। घर में आकर महिलाओं को मार जाते हैं तो सड़कों पर महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेगी। गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खुली है। महू नाके से पार होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। दूसरी समस्या यह है कि आज ज़मीनों के भाव इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि गुंडे जिस ज़मीन पर अपना पांव रख दे वो बिना किसी के कहे वो उनकी हो जाती है। हमने चाहे लाखों रुपए या करोड़ों रुपए देकर उस ज़मीन को खरीदा हो, लेकिन वो गुंडा हमें ऐसा चंगुल में फंसाता है कि हम हार कर हमारी ज़मीन छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। और जो आदमी कमज़ोर व्यक्तित्व का होता है वो तो आत्मदाह करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। संगठनों ने गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, सलाखों के पीछे डालने, यहां तक कि एनकाउंटर करने की भी मांग की। संगठनों ने विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ गुंडे मनोज परमार की शिकायत पर प्रकरण करने पर भी नाराजगी जाहिर की और प्रकरण वापस लेने की मांग करने के साथ गुंडे मनोज परमार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात भी की। कलेक्टर त्रिपाठी ने सभी की बात सुनने का उचित कदम उठाने के साथ ही गुंडे परमार के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही। इसके अलावा जहाँ तक प्रकरण वापसी का जो प्रश्न है उठाया गया था आप लोगों की तरफ से, प्रकरण वापसी का अपना एक प्रोसीजर होता है।
अभी केवल मौखिक रूप से अगर पुलिस के कोई अधिकारी कह दे कि नहीं वापस हो गया, उससे नहीं होता वापस। उसमें इन्वेस्टिगेशन, तो जो प्रकरण में दर्ज है उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है 3 से 4 लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट ना सामने आए, क्योंकि अपेरेंटली दिख रहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनको प्रस्तुत करने पर ऑलरेडी वो जब चालान में ही उनका नाम वो नहीं आएगा तो वो अपने आप ही उससे बाहर हो जाते हैं। प्रकरण वापसी का एक प्रोसीजर होता है। प्रकरण वापसी का अगर कोई प्रोसीजर है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थ्रू जिला पुलिस की अथॉरिटी के थ्रू प्रस्ताव मेरे पास आता है और उसके बाद ये लॉ विभाग को प्रस्ताव जाता है। तो अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव मुझे प्राप्त नहीं हुआ है पुलिस से, आएगा तो उसको निश्चित रूप से हम लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रकरण वापसी का डिसीजन होता है। ये प्रकरण वापसी का जिला स्तर पर कोई अधिकार नहीं होता, या आपको जानकारी पर बताना चाहूँगा। तो अगर उनकी तरफ से प्रस्ताव आएगा तो उसको निश्चित रूप से गवर्नमेंट को भेज के हम लोग प्रयास करेंगे कि जो निर्दोष अगर कोई है तो उसको निश्चित रूप से वापसी की जाए। कलेक्टर से चर्चा के बाद सभी संगठनों ने संतोष जाहिर किया। विद्युत समस्याओं से त्रस्त पालता औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपति ने बुधवार को विद्युत मंडल के पोलो ग्राउंड स्थित मुख्यालय पर आक्रोश जताया। मंडल के कार्यपालन यंत्री से मिले उद्योगपतियों ने शिकायत दर्ज करवाई कि 1.5 साल पूर्व 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करवाने के बावजूद क्षेत्र में विद्युत व्यवस्थाओं में सुधार होने के बजाय और भी हालात बिगड़ गए हैं। विद्युत कटौती 3 घंटे से बढ़ाकर 5 से 6 घंटे तक कर दी गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उद्योगपति की विद्युत मंडल के अफसरों के साथ बहस भी हुई। मतलब क्या है कि 15 जैसे उस प्रकार से। और मैं आपको बता दूं कि नहीं है ना व्यास जी, मैंने व्यास जी से पूछा, मैंने अब आप बताएं कि दो सेम जो है जगह पे दो दिल्ली काट रहे थे तो वो मुल्ला को कोई फाड़ था नहीं, क्या बस ठीक है यार, हो गया। विद्युत कटौती होने से उद्योगों में उत्पादन भी घट गया है, जिसके कारण उद्योगपतियों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। यह पीड़ा भी उद्योगपतियों ने जाहिर की। बीआरटीएस के निर्माण में हो रही देरी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई में प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, आईडीए सीईओ इंदौर और नगर निगम कमिश्नर इंदौर को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बीआरटीएस के निर्माण में हो रहे विलंब और दुर्घटनाओं का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। दायर की गई अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एसपीएस परिहार, आवास पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस, नगर निगम आयुक्त योगेंद्र शर्मा और आईडी के सीईओ दीपक सिंह को नोटिस जारी किए हैं। अभिभाषक संजय मेहरा ने बताया कि पूर्व में 2008 में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग देकर इसे समय सीमा में पूरा करने की बात कही थी। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग और आईडीए के सीईओ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, इन चारों के द्वारा आज तक बीआरटीएस रोड का निर्माण नहीं किया गया पूर्णतः से, और आम लोगों को जनहानि का भी सामना करना पड़ रहा है और आम जनता को काफ़ी असुविधा हो रही थी। इस पर मैंने न्यायालयीन अवमानना का एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री एस केमकर साहब और प्रकाश श्रीवास्तव साहब द्वारा इन चारों अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है और सुनवाई के लिए अगली सुनवाई 4 वीक के बाद होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में याचिकाकर्ता संजय मेहरा और सुनील जैन ने काम की धीमी गति पर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एस.के. सेठ की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट में दावा किया गया था कि अनुबंध में जो समय दिसंबर 2009 तक किया गया है उसमें बीआरटीएस का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी काम अधूरा है। हुकुमचंद मिल के मामले में हाईकोर्ट में लगी याचिका की सुनवाई के दौरान डीआरडी ने बताया कि मिल की जमीन पर कब्जा लेने की शुरुआत कर दी है। कब्जा लेने के बाद इस जमीन को बेचकर मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा। हुकुमचंद मिल में काम करने वाले मजदूरों ने अपने मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी है। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वकील पवार ने बताया कि सुनवाई के दौरान डेंट रिकवरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया है कि हुकुमचंद मिल के अधिग्रहण के लिए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। जल्द ही जमीन को बेचने की कार्रवाई की जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है वो हुकुमचंद मिल की भूमि है, जो कि इंदौर शहर के मध्य स्थित है और इसको नीलाम की जाना है। इस पर राज्य शासन ने अपना दावा जताया था, परंतु 29 अक्टूबर 2010 को मजदूरों के आवेदन और सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी थी कि इसे डीआरटी के रिकवरी ऑफिसर और परिसमापक महोदय दोनों मिलकर जो है इसकी नीलामी कर सकते हैं।
और इस संबंध में आगे नीलामी के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमने एक आवेदन पेश किया न्यायालय के समक्ष 2 मई 2012 को। इस पर माननीय न्यायालय ने जो है नोटिस जारी किए थे रिकवरी ऑफिसर को। उनकी तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, परंतु ये सूचना मिली है कि माननीय न्यायालय का नोटिस जाने के बाद में उन्होंने इस संबंध में नीलामी के हेतु जो है इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं, जैसे कि कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया है और वैल्यूएशन के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं। ऐसा आज जो है कोटक महिंद्रा के वकील साहब ने न्यायालय के संज्ञान में लाया है। इस वास्ते जो है न्यायालय ने इस प्रकरण को 2 सप्ताह के बाद रखा है और परिसमापक से भी कहा है कि वो अपना पक्ष रखें। दरअसल यदि हुकुमचंद मिल की जमीन बेचने का फैसला होता है तो मजदूरों को भी उनके क्लेम का भुगतान हो सकेगा। फैसले में लगातार हो रही देरी से एक के बाद एक कई मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। बेखौफ चेन लुटेरों ने बुधवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद सुमित्रा महाजन के घर से चंद कदमों की दूरी पर वारदात को अंजाम दे अपने बुलंद हौसले एक बार फिर जता दिए। बाइक सवार बदमाशों ने पहले नंदानगर क्षेत्र में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के समीप महिला से चेन लूटी और उसके कुछ ही देर बाद बदमाशों ने पालीवाल नगर क्षेत्र में सांसद सुमित्रा महाजन के घर के समीप भी महिला को निशाना बना चेन उड़ा दी। जब बदमाश मंत्री और सांसद के घरों के आसपास लूट की वारदातों को अंजाम देने लगे तो ये साफ हो जाता है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ ना के बराबर रह गया है। जिस तरह से शहर में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं उससे ये बातें स्पष्ट भी होती हैं। बुधवार को बदमाशों ने इस तरह की 2 वारदातों को अंजाम दिया। पहली लूट की घटना नंदानगर की है, जहां बुधवार शाम 4 बजे लुटेरे प्रिया शुक्ला के गले से चेन लूटकर भाग निकले। फरियादी प्रिया शुक्ला की सास कल्पना के मुताबिक अपनी बहू प्रिया और पोती के साथ स्कीम नंबर 78 से लौट रही थी। तभी बाइक पर आए 2 बदमाश मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर से चंद कदमों की दूरी पर उनकी बहू के गले से चेन छीनकर भाग निकले। हम लोग आ रहे थे, ये ब्रेकर आए तो गाड़ी धीरे करी, हम लोग ने गाड़ी धीरे करी, पीछे से वो दोनों व्यक्ति आ रहे थे और बस आए और उसने बहू थी हमारी छोटी बड़ी वाली, बस गले में चेन खींच के यूं गए और ऐसे मुड़ गए किराने की दुकान से और 2 जने से। वही दूसरी घटना मनीषपुरी इलाके की है, जहां सांसद सुमित्रा महाजन के घर से कुछ दूरी पर बदमाशों ने रीना मोहन लाल चुग नामक वृद्धा के गले से चेन लूटने की कोशिश की, लेकिन वृद्धा द्वारा चेन पकड़ लिए जाने से लुटेरे आधी चेन ही ले जा पाए। फरियादी महिला इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की। रीना चुग की बहू ने बताया कि घटना के वक्त उनकी सास रीना चुग बॉम्बे हॉस्पिटल के पास किसी सत्संग में जा रही थी, तभी बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस दोनों चेन लूट की घटनाओं में एक जैसे आरोपियों के शामिल होने की बात कह रही है। उधर मनीषपुरी की घटना के कुछ देर बाद ही चंद्रलोक चौराहे के पास पल्सर गाड़ी पर जा रहे 2 बाइक सवार दुर्घटना में घायल हो गए। पुलिस को शंका है कि दुर्घटना में घायल युवक ने ही अपने साथी के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने दुर्घटना में घायल रवि पिता नंदू मोची को उपचार हेतु एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया है। करीब मनीषपुरी में एक चेन स्नैचिंग घटना हुई थी महिला के साथ, लेकिन वो चेन ले नहीं पाए थे। बदमाश काली पल्सर थे, भागे थे। उसके बाद काली पल्सर से एक एक्सीडेंट हुआ है मरवाना रोड पे, तो उनमें से एक आदमी आके एमवाय में भर्ती हुआ है, तो शंका लगती है कि शायद ये जो है उन्हीं में से वही बदमाश है। उनकी तलाश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अभी स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये वही हैं या दूसरे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। चेन स्नैचिंग की दोनों वारदातों में आरोपियों ने जिस तरह ताई और भाई के घरों के सामने लूट जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दिया है, उससे साफ हो जाता है कि अब अपराधी खुले आम पुलिस का मखौल उड़ाने तक से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मंगलवार रात चोर अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित मारुति के एक रिटेल काउंटर पर हाथ साफ कर गया। चोर ऑटोमोबाइल शॉप से 28,000 रुपए नकदी ले उड़ा, जिसमें 3,000 रुपए की चिल्लर भी थी। चोरी का खुलासा बुधवार सुबह हुआ, जब कर्मचारी पहुंचे। ताला टूटा देख कर्मचारी ने डायरेक्टर को इत्तला किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस चोर का पता लगाने में जुट गई है।
मंगलवार चोर ने अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित पी कैट ऑटोमोबाइल रिटेल काउंटर को अपना निशाना बनाया। चोर ताला तोड़कर घुसा और 28,000 नकदी ले उड़ा। घटना का पता बुधवार सुबह चला जब कर्मचारी शॉप खोलने पहुंचे। ताला टूटा देख कर्मचारी ने एसोसिएट डायरेक्टर एसएस त्रिपाठी को वारदात की सूचना दी। त्रिपाठी के मुताबिक चोर 28,000 रुपए नकद ले गया। अन्नपूर्णा थाने में हमने इन्फॉर्म किया, साथ में मिस्टर एएसआई जादौन साहब और उनके असिस्टेंट साथ में आए। उन्होंने आकर के पूरा गेट खुलवाया मारुति स्पेयर पार्ट्स की दुकान का और खुद अंदर पूरा राउंड मार के आए। मेरे साथ में गए और उन्होंने कहा कुछ सामान तो नहीं गया। इसके बाद में वो आकर के सीधे जहाँ पे पैसा रखा रहता है वहाँ आके बोले कि एक बार इसको खोलो। उसको खोलने पे मालूम पड़ा कि इसमें से पूरे जो 25,000 रुपये एक दिन पहले के हमारे जो कलेक्शन था वो उसमें से गायब था और चिल्लर का डब्बा था जिसमें 3,000 रुपये चिल्लर थी वो भी गायब थी। उसके बाद में उन्होंने वहाँ बैठ करके सब लोगों से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में हमने उन्हें बताया कि हमारे पास में इसकी रात में रिकॉर्डिंग होती है, जो कि अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग होती है। इसमें जो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि ऑटोमेटिक वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद जब हमने फुटेज देखा उसके अंदर तो मालूम पड़ा कि सवेरे 4:54 से लेकर के 4:57 के बीच में एक बंदा गाड़ी में दुकान में एंटर किया। जाके सीधे उसने जहाँ पैसा रखा हुआ था वहाँ से पैसे निकाला, पूरी दुकान में घूमा, फिर उसने एक लास्ट में मिस कॉल किया और बाहर से एक दरवाजा शटर खुला और वो बाहर चला गया। उधर चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर ने किस तरह वारदात को अंजाम दिया, आइए आप भी देखिए। ताला तोड़कर दुकान में घुसा चोर, शटर नीचे किया और बड़े इत्मीनान के साथ रुपए निकाले। रुपए के साथ दुकान में रखी चिल्लर भी चोर की निगाह से बची नहीं। चिल्लर भी समेटी और दोनों चीजें अलग अलग जेब में रखी। चिल्लर अलग और रुपए अलग। फिर बड़े इत्मीनान से जैसे आया था वैसे चला भी गया। अन्नपूर्णा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोर का पता लगाने में जुट गई है। इंदौर जिले के सरकारी स्कूलों की समीक्षा बैठक में बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने तीखे तेवर दिखाए। काम में लापरवाही बरतने और मांग की गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर स्कूलों के प्राचार्य व विकास खंड अधिकारियों की जमकर खबर ली। यही नहीं, ढर्रा नहीं सुधारने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को इंदौर जिले के सरकारी स्कूलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल द्वारा बुलाई गई बैठक में जिले के सरकारी स्कूल के प्राचार्यों के अलावा समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी को भी बुलाया गया था। बैठक के पूर्व सभी प्राचार्य और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि वे स्कूलों में गरीब बच्चों को दी जाने वाली निःशुल्क साइकिल वितरण, पाठ्य पुस्तक, विद्यार्थियों के प्रवेश की स्थिति, लंबित प्रकरण और छात्रवृत्ति सहित अतिथि शिक्षकों के संबंध में बिंदुवार जानकारी लेकर बैठक में मौजूद रहें। बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी गोयल उस समय उखड़ गए जब स्कूलों की बारी बारी से समीक्षा के दरमियान अनेक प्राचार्य व विकास खंड शिक्षा अधिकारी चाही गई जानकारी या तो उपलब्ध नहीं करा पाए या फिर आधी अधूरी जानकारी लेकर बैठक में पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि किसी गलत व्यक्ति को मतलब जो एप्रोप्रिएट है, जिसका सही चयन हुआ है उसको हटा दें और गलत व्यक्ति को बनाए रखा जाए, ऐसी स्थिति न हो। स्कूलों में जरूरत से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के रखे जाने पर भी जिला शिक्षा अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और शिक्षकों को हटाए जाने के निर्देश भी दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य व विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और उन्होंने कार्रवाई की चेतावनी भी दी। हालांकि उन्होंने प्राचार्य व विकास खंड शिक्षा अधिकारी की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना। सर देखा था बच्चों को परसेंटेज मैं पूछ रहा हूं, आधार क्या था? परसेंटेज था सर, हायर परसेंटेज था और उनकी इनकम भी। जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हालात ऐसे हो गए थे जिसके कारण सख्त रुख अपनाना पड़ा। बैठक के संबंध में उन्होंने बताया, जी ये रेगुलर मंथली मीटिंग है हमारी और इसमें मध्य प्रदेश शासन की जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उन सभी के संबंध में हम आज समीक्षा कर रहे हैं। प्राचार्यों को विभिन्न योजनाओं के संबंध में, छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में कुछ जानकारी ठीक प्रकार से नहीं है या उनके द्वारा ठीक प्रकार से उनको देखा नहीं गया है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण कुछ इस प्रकार की स्थिति है। अदरवाइज ठीक करने का हम प्रयास कर ही रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का रुख देखकर बैठक में मौजूद प्राचार्य व विकासखंड शिक्षा अधिकारी सन्न रह गए। कलेक्टर कार्यालय में बुधवार को लगातार 2 महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें खास तौर पर शहर में धड़ल्ले से बिक रही खाद्य सामग्री और अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात पर जोर दिया गया। बुधवार को कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने बताया कि शहर में धड़ल्ले से बिक रहे मिलावटी दूध उत्पाद और अन्य मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही खाद्य विभाग अधिकारियों को शहर में नियमित सैंपलिंग करने के आदेश भी दिए गए। कलेक्टर त्रिपाठी ने शहर में नकली दवाइयों के बढ़ते बाजार पर लगाम कसने के लिए फूड इंस्पेक्टर को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के खुलेआम केमिस्ट पर बिकने वाली डायज़ेपाम और नाइट्रोवेट जैसी दूसरी नस्ली दवाइयों को बेचने के पहले केमिस्ट को रजिस्टर में एंट्री करने की बात भी कही। जो अवैध रूप से अगर कोई नकली या मिलावटी पदार्थ ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स या अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, उनको भी हमने कहा है कि उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग प्राप्त करें। इसमें जनता से भी हम लोग सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। अगर इस प्रकार की कोई भी ऐसी अवैध फैक्ट्री नकली पदार्थ की मिल्क प्रोडक्ट्स हों या अन्य प्रकार के हों खाद्य पदार्थ, तो वो सूचना मिलने पर हम लोग उसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे नकली दवाइयों का भी काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क है यहाँ पे। उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स को बोला है कि उसकी जानकारी प्राप्त करें और उसमें फिर संयुक्त प्रभावी कार्रवाई हम लोग करेंगे। और भी किसी सोर्स से हमको जानकारी मिलेगी तो उस पर करेंगे। नाइट्रोवेट और डायज़ेपाम, इस पर जो आजकल बहुत बहस चल रही है, उस पर भी बातचीत हुई है। और उसमें अभी हम लोग ये तय कर रहे हैं कि उसमें अगर इन ड्रग्स को कोई बेचता है तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन के पूरे डिटेल्स की कौन से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, कौन उसका पेशेंट है, वो रजिस्टर संधारित करने के लिए शीघ्र ही हम निर्देश जारी कर रहे हैं। उसमें ड्रग एक्ट जो है उसके तहत भी और माननीय उच्च न्यायालय में आज एक पिटीशन हुई थी, उसमें भी कुछ डायरेक्शंस हो, उसको क्लब करके हम लोग ऐसे निर्देश भी जारी कर रहे हैं। और उसको जब वो रजिस्टर है, उसको अगर पुलिस को किसी प्रकरण में ऐसा लगता है किसी जगह पे नाइट्रोवेट उसका उपयोग हो तो उनको चेक भी कर सकता है उस रजिस्टर। बैठक के दूसरे दौर में कलेक्टर ने बताया कि सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि वे शहर में स्थित 1000 शासकीय मंदिरों पर मुआयना कर मंदिर की खाली पड़ी जमीन को शासन के अधीन किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि शहर में अवैध कॉलोनियों के व्यापार को बंद किया जाएगा। साथ ही नई कॉलोनी की बसाहट करने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। अवैध कॉलोनियों की सूची बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाएगा, जिससे लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर प्रशासन आसानी से शिकंजा कस सके। शासकीय मंदिरों में मंदिर के अलावा उनमें बहुत सारी संलग्न भूमि भी है, जिनका कहीं कहीं पे कृषि में उपयोग हो रहा है, कहीं पे दूसरे पर्पज़ में हो रहा है। लेकिन उसका हम लोग एक बार पूरा वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि उन ज़मीनों का वास्तविक उपयोग क्या हो रहा है। और उन ज़मीनों पे कॉलम नंबर 3 जो स्वामित्व का कॉलम है, उसमें कहीं ना कहीं शासन का नाम दर्ज होना चाहिए। वो दर्ज है कि नहीं है, पुजारी जो शासकीय नियुक्त होना चाहिए वो विधिवत नियुक्त है कि नहीं, बिना पुजारी के चल रहा है। और तीसरा, अगर उन भूमियों पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है मंदिर की भूमियों पे, तो उसको चिन्हित करें। और उसमें जो 2 प्रकार के हो सकते हैं, जो कि ऐसे हों जिसमें बहुत पुराने समय से कोई आवासीय कॉलोनी हो तो उसके लिए शासन स्तर पर कोई पॉलिसी हो जाए। और दूसरा, जो हम लोग हटा सकते हैं, जो कमर्शियल इस प्रकार के हैं कब्जे, उनको हटाने की कार्रवाई करें हम लोग। दूसरा विषय हम लोग का अवैध कॉलोनी से संबंध था। अभी प्लानिंग एरिया में बहुत सारी कॉलोनीज़ बिना विकास अनुज्ञा के या बिना प्रॉपर विकास के केवल प्लॉट विक्रय किए जा रहे हैं, जिससे आगे चल के वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पे पूरी तरह से वो बाधित हो जाते हैं। तो उनके लिए अभी हम लोगों ने ये चिन्हित करने के लिए बोला है हमारे रेवेन्यू के स्टाफ से कि कौन कौन से सर्वे नंबर्स ऐसे हैं जिसमें इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। उन सर्वे नंबर्स में हम लोग डाइवर्शन आमंत्रण पर रोक लगाएंगे ताकि इस तरह की कॉलोनी की उसको हतोत्साहित कर सकें। इन सर्वे नंबर की सूची भी हम पूरे चाहे मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अन्य जो प्रचार के साधन उनके माध्यम से जनता के साथ भी शेयर करेंगे। एक कॉपी हम लोग समाधान 1 दिवस के काउंटर में भी रखें ताकि कोई व्यक्ति अगर प्लॉट खरीदने जा रहा है तो ये तो ज्ञात कर सके किसी अवैध कॉलोनी में तो नहीं खरीद रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के नाम प्रकरण दर्ज किया जाएगा। दोषी व्यापारी दिए गए समय पर जुर्माना नहीं भरता है तो शासन संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने के साथ दुकानों को भी सील करेगा। जन्माष्टमी के दिन जन्म लेने वाले नंदलाला के लिए कृष्ण मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भगवान कृष्ण के जन्म अवसर पर मंदिरों में आकर्षक विद्युत सज्जा होने के साथ ही कृष्ण लीलाओं पर आधारित झांकियां भी तैयार है। इसी के साथ परंपरा अनुसार गोपाल मंदिर में कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से 1 दिन पहले मनाया जाएगा।
कृष्ण मंदिरों में भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर भक्तों में उत्साह बनने लगा है। भक्तों के साथ साथ मंदिरों में भी नंदलाला के आगमन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। सन 1832 में कृष्णाबाई होलकर द्वारा स्थापित राजपाड़ा के प्राचीन गोपाल मंदिर में इस बार 50,000 बल्ब की सहायता से झिलमिलाती आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित मनमोहक झांकी को भी मंदिर प्रांगण में सजाया गया है, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही। हर बार की तरह इस बार भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव गोपाल मंदिर में एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के एक दिन पहले रात 11 बजे ब्राह्मणों द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद महाआरती का आयोजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। वहीं लगभग 220 साल पुराने खजूरी बाजार स्थित यशोदा माता मंदिर में भी गोपाला के आने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नंदलाला के जन्म अवसर पर मंदिर में शुक्रवार रात भजनों पर नाचते गाते नंद उत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है। साथ ही अगले दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाएगा। इसी के साथ शहर के अति प्राचीन बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण के जन्म अवसर पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही महाआरती के बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। गौरतलब है कि द्वापर युग में भाद्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था, जिसे परंपरानुसार कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिश्रित खादों डीएपी, एमओपी, एसएसपी सहित सभी 22 उर्वरकों के बड़े दामों को वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को भाजपा किसान मोर्चा ने देशव्यापी प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पर इकट्ठा हुए और खाद के दामों में हुई मूल्य वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एक लिखित ज्ञापन एसडीएम विवेक क्षत्रिय को कलेक्टर के नाम सौंपा। हम लगा देंगे ना आपको फोन। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश यादव और भाजपा जिलाध्यक्ष रवि रावलिया ने बताया कि लगातार खाद के दामों में वृद्धि हो रही है, लेकिन कई बार भाजपा ने इस विषय को लेकर धरने, आंदोलन और प्रदर्शन किए, फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगी। अब भाजपा किसान मोर्चा मूल्य वृद्धि के विरोध में दिल्ली में धरना देगा। केंद्र की कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के कारण पिछले 20 वर्षों में जो उर्वरकों की मूल्य वृद्धि नहीं है, उतनी 1 वर्ष में हुई है। कई गुना उसको बढ़ा दिया गया है। अगली 20 तारीख को, अभी मानसून सत्र चल रहा है, मनमोहन सिंह को इस मोर्चा और ज्ञापन के माध्यम से हम उनके कान में जू रहेंगे, उनके कान में आवाज जाए, कृषि मंत्री को आवाज जाए, इसके लिए धरना ज्ञापन के कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसान और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
निगम सम्मेलन के पूर्व बुधवार को मेयर हाउस में MIC सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। सम्मेलन के एक दिन पूर्व आयोजित इस बैठक में अधिकारियों और सदस्यों ने कुल 43 प्रस्तावों पर चर्चा की, जिन्हें सम्मेलन में रखा जाएगा। बुधवार को महापौर हाउस में आयोजित बैठक में MIC सदस्यों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 43 प्रस्तावों पर चर्चा की, ताकि सम्मेलन में उठे सवालों के जवाब दिए जा सके। नहीं, कुल मिला के कल की बैठक के अंदर लगभग 43 प्रस्ताव और वो विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, और इसलिए सामान्यतः परिषद की बैठक के पूर्व ये MIC की बैठक हम बुलाते हैं, ताकि उन सारे विषयों की एक विस्तार से जानकारी ये MIC के सभी मेंबरों को हो सके। और उसी दृष्टि से आज ये बैठक थी, और परिषद में अगर इसके ऊपर कोई बात उठेगी तो उसकी पूर्ण जानकारी MIC मेंबर को हो सके, ताकि वो ठीक उन सब बातों का वहाँ उत्तर दे सके। और उस तैयारी की दृष्टि से आज की ये बैठक। सम्मेलन में रखे जाने वाले प्रस्ताव का कांग्रेसी कड़ा विरोध कर सकते हैं। सांसद प्रेमचंद गुड्डू और सज्जन सिंह वर्मा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए भाजपा कार्यालय पर लगाई गई पेटी मंगलवार शाम खोली गई, जिसमें दोनों के खिलाफ 15 से ज्यादा लिखित शिकायतें प्राप्त हुई। अब इन शिकायतों को प्रदेश संगठन को भेजा जाएगा। सांसद सज्जन सिंह वर्मा के घर प्रदर्शन करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की घोषणा के बाद पिछले महीने भाजपा कार्यालय पर लगी शिकायत पेटी मंगलवार शाम को खोल ली गई, जिसमें गुड्डू और वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की 15 से ज्यादा शिकायत मिली, जबकि एक शिकायत अन्य कांग्रेसी नेता की मिली। शिकायतों के बारे में नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी ने बताया कि अब यह शिकायतें प्रदेश संगठन को भोपाल भेजी जाएगी। देखिए, जो भी शिकायतें आई हैं, कुल कितनी शिकायतें हमने गिनी नहीं है, लेकिन एक बंडल बना के लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 15-17 शिकायतें हैं, और मिश्रित है दोनों की, और एक आध और भी है, और वो सब हमने उसको बंडल बना के प्रदेश भेज दिया है। अब प्रदेश से उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। सरकार भी और प्रेषित कर दिया, संगठन तो आप उसमें कार्रवाई संगठन के माध्यम से होगी या सरकार के माध्यम से? नहीं, अभी तो तय करेंगे, जांच होगी, जो भी होगा पहले उसके तथ्य देखे जाएंगे और संबंधित लोगों को बताया जाएगा। बहरहाल भाजपाइयों ने तो कांग्रेसियों की शिकायत पेटी खोल दी। अब देखना यह है कि कांग्रेसी कब गांधी भवन पर लगी भाजपाइयों की शिकायत पेटी खोलते हैं। दोनों ही दलों के नेता आखिर इन शिकायतों का कितना उपयोग करते हैं और कितना दुरुपयोग करते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तिलक नगर मेन रोड पर सेंट्रल लाइट के लिए विद्युत पोल लगाए जा रहे हैं, जिससे यातायात खासा प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र के लोगों का मत है कि विद्युत पोल लगाए जाने का कार्य रात के समय किया जाना चाहिए। शहर में चल रहे बेतरतीब विकास कार्यों से जनता खासी परेशान है। बगैर सोचे समझे मनमानी पूर्ण किए जा रहे कार्य कई बार आम जनता के लिए दुखदायी बन रहे हैं। तिलक नगर क्षेत्र में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। मेन रोड पर सेंट्रल लाइट के लिए विद्युत पोल खड़े करने का कार्य JCB की मदद से किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यातायात भी खासा प्रभावित हुआ। तिलक नगर मेन रोड पर बार बार जाम की स्थिति बनी, जिससे क्षेत्र के लोग खासे नाराज दिखाई दिए। लोगों का कहना था कि इस तरह का काम रात के समय किया जाना चाहिए। जाम तो यहाँ रोज शाम को लगता है, क्योंकि पास इलाका है, यहाँ से कई क्षेत्रों में मतलब रास्ते निकलता है, और ये जाम तो लगातार मतलब रोज शाम को यहाँ बनता है। लेकिन अगर ये जो पोल लगाने का काम है, यदि ये दिन के बजाय रात में किया जाए तो ज़्यादा सुविधाजनक होगी, पब्लिक को भी इससे फायदा होगा और कार्य करने वालों को भी फायदा मिलेगा। अभी स्थिति है, जो पोल लगा रहे हैं तो इसमें जो स्कूल की जो बसें आ रही है और जो ट्रैफिक जो बसें आ रही है, बसों की वजह से वैसे जाम लग जाता है, लेकिन जैसे स्कूल बसें आती है और बच्चे आते हैं तो उस प्रकार जो जाम ज़्यादा हो जाता है। लगातार यह चौराहे पे जाम लग रहा है, और इसके कारण खासकर तो बच्चों के जो स्कूल की बसें हैं उसमें बच्चे यहाँ फंसे रहते, इसके कारण बहुत दिक्कत जा रही है। मैं खुद बच्चों को लेने आया था और आधे घंटे से मैं खड़ा था जाम के कारण, तो ये समस्या लगातार बनी हुई है यहाँ पे। ये कायदे से ये काम रात में होना चाहिए, जिससे ट्रैफिक में कोई असुविधा व्यवधान उत्पन्न हो, तो रात में ही करना चाहिए काम को। गौरतलब है कि शहर में ये हालात महज तिलक नगर के नहीं है। अमूमन हर जगह जहां भी कोई विकास कार्य चल रहे हैं वहां यही हालात है। संबंधित विभाग जनता की मुसीबतों और तकलीफों को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से अपना कार्य करते हैं, जिसका खामियाजा अक्सर आम जनता को भुगतना पड़ता है। MPC चुनाव की तारीख नजदीक आते ही दोनों ही गुटों के सदस्यों ने अपने प्रचार प्रसार और सदस्यों से व्यक्तिगत संपर्क के अभियान को तेज कर दिया है। वहीं विजयवर्गीय गुट ने एक बार फिर कहा है कि अध्यक्ष पद के हमारे उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय
वर्गीय ही हैं और अब परिवर्तन जरूरी है। एमपीसीए चुनाव की रणनीति का केंद्र इस बार 3 नंबर बंगला है, जहां रोज विजयवर्गीय गुट के सदस्य चुनाव को लेकर अपनी जीत की रणनीति तैयार करते हैं। एक और जहां सिंधिया खेमा सदस्यों की सदस्यता शून्य करने के मामले पर कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझा है, वहीं दूसरी ओर विजयवर्गीय गुट का व्यक्तिगत जनसंपर्क तेज हो गया है। मंगलवार को कैलाश विजयवर्गीय खुद जबलपुर गए थे, जहां उन्होंने लंबे समय बाद एमपीसीए में परिवर्तन और क्रिकेट के विकास के लिए सदस्यों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय गुट के अमिताभ विजयवर्गीय ने एक बार फिर यह बात साफ कर दी है कि अध्यक्ष पद के लिए उनके उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ही है। नहीं, प्रचार प्रसार तो जो एक आम चुनाव में करते हैं कि वोटर से मिलना, उसके घर जाके मिलना, उससे बात करना, उसको समझाना, जो हमारा रणनीति है, जो हमने घोषणा पत्र तैयार किया है कि हम क्या करना चाहते हैं और हम आएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, वो हम वोटर्स को बता रहे हैं। इसके दौरान हम कल जबलपुर भी गए थे, जहाँ पे हम वहाँ के सभी वोटरों से मिले और उन वोटरों को भी हमने यही समझाया कि हम अगर आएंगे तो कुछ परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि एक बार 2 साल के लिए परिवर्तन के लिए हमें वोट दें। उसके बाद अगर लगता है कि हम लोग भी पुराने लोगों जैसे ही अगर काम कर रहे हैं तो वो हमें हटा सकते हैं। और परिवर्तन का जो नारा हम लोगों ने दिया है वो वोटरों के बीच में काफ़ी अच्छे से जा रहा है। अभी तक कैलाश जी की चुनाव लड़ने पर क्या स्थिति है? नहीं, कैलाश जी, जहाँ तक मुझे पता है, कैलाश जी चुनाव लड़ रहे हैं। जबलपुर में भी हमारे साथ थे, जबलपुर में भी वो लोगों से मिले हैं और जहाँ तक वो है, कैलाश जी चुनाव लड़ेंगे। वहीं आईडीसी के सदस्य प्रकाश यादव ने भी कहा कि मध्य प्रदेश की क्रिकेट के विकास के लिए परिवर्तन जरूरी है। किस तरह की राजनीति चल रही है? राजनीति तो वो लोग करते हैं जिनको खेल से कोई मतलब नहीं है, और जितने लोग एमपी सीएम में राजनीति घुसना चाहते हैं, क्यों जा रहे हैं? सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, फंत्री क्यों जा रहे हैं? काय के लिए जा रहे हैं? सदस्यों के पास में जितने भी सदस्य हैं, दे आर ऑल ओल्ड सिटीजन्स, मतलब अच्छे क्रिकेट से संबंधित लोग हैं। कुछ मठाधीश लोग विगत 30-35 वर्षों से जो चलाते आ रहे थे, उसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पहले एक बंद कमरे में 15 महीने 15 लोगों की एजीएम अटेंड की है। 15 लोगों की एजीएम में हर बार यही तय हो जाता था, इसको ये करना, इसको ये करना, इसको ये करना। आज जब परिवर्तन की बात हम इसलिए करते हैं कि आपने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में इतने साल रह के क्या किया, ये बताइए। एक स्टेडियम निर्माण किया है, उसके भी अभी कई चीज़ें सामने आएंगी, लोग आश्चर्य कर जाएंगे कि इनने क्या क्या कार्य किए हैं। बहरहाल दोनों तरफ से जारी जुबानी जंग का अंत क्या होता है, ये तो 26 अगस्त की देर रात तक पता चल जाएगा। लेकिन पिछले चुनाव में भारी जद्दोजहद के बाद आसानी से जीत दर्ज कर चुके सिंधिया को इस बार धूल चटाने के लिए विजयवर्गीय खेमा कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। विद्यार्थियों की प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के आकलन के लिए चोइथराम स्कूल नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें पूरे देश के विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य हिस्सा लेंगे। माणिकबाग स्थित चोइथराम स्कूल में 10 अगस्त से 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। कॉन्फ्रेंस में देश भर के करीब 100 से ज्यादा स्कूलों के प्राचार्य हिस्सा लेंगे। खास तौर से कॉन्फ्रेंस में प्राचार्य उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिसे स्कूली बच्चे कठिन समझते हैं। उपरोक्त जानकारी पत्रकार वार्ता में स्कूल के प्राचार्य राजेश अवस्थी ने दी। ये बेसिकली बच्चों के लिए डायरेक्ट रूप से नहीं है, ये टीचर्स प्रिंसिपल्स के लिए है कि बच्चों का मूल्यांकन जो है वो किस तरह से है, जिससे कि उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा सामने आ जाए और साथ ही जो परसेंटेज या ABCD ग्रेड है उससे उनको छुटकारा मिले और जो वो सीख रहे हैं उस सीखने का मूल्यांकन हो। अवस्थी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को वास्तविक जीवन और समाज से जोड़ना है। साथ ही खेल खेल में कैसे कठिन विषय पढ़ाया जाए, इस पर कॉन्फ्रेंस में विशेष चर्चा होगी। बुधवार दोपहर सिरपुर पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रकों की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। चंदननगर पुलिस के अनुसार बाबूलाल चौधरी निवासी सिरपुर दोपहर में लघु शंका करने के लिए सड़क किनारे खड़े 2 ट्रकों के बीच से गुजर रहा था। तभी अचानक एक ट्रक के चल पड़ने से बाबूलाल गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अहमदाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। चंदननगर पुलिस ने मामले में मुहर कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। आइए अब देखते हैं न्यूज फास्ट। नेहरू स्टेडियम में खेली जा रही राज्य स्तरीय ओपन स्नूकर प्रतियोगिता के तीसरे दिन दूसरे और तीसरे दौर के मुकाबले खेले गए। तीसरे राउंड के रोमांचक मुकाबलों में गौरव तिवारी, मोहम्मद हुसैन, मनीष मित्तल, प्रदीप जैन,
सन्नी आहूजा ने अपने अपने मैच जीतकर स्पर्धा के अगले दौर में प्रवेश किया। 32,000 रुपए की इस इनामी स्पर्धा के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 10 अगस्त को खेले जाएंगे। इंदौर जिला यादव अहिर समाज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ा गणपति से गांधी हॉल तक भव्य शोभा यात्रा निकालेगा। इसके लिए सभी यादव बंधुओं को पीले चावल देकर न्योता दिया जा रहा है। शोभा यात्रा में माखन चोरी और रासलीला का प्रदर्शन करने वृंदावन से कलाकार आएंगे। यात्रा में कृष्ण जी की लीलाओं पर आधारित 10 झांकी के अलावा बैंड बाजा, अखाड़े, भजन और गरबा मंडलियां भी शामिल रहेंगे। यात्रा का शुभारंभ 10 अगस्त को सुबह 10 बजे गौ माता और अहमदाबाद से बुलाए गए चांदी के रथ पर विराजित राधा कृष्ण के पूजन के साथ होगा। यात्रा में करीब 20,000 यादव बंधु के परिवार सहित शामिल होने की संभावना है। बुधवार को ओरिजिन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के चेयरमैन हिमाद्री घोष ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि 8 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाली प्रदर्शनी में घरेलू उपयोग में आने वाले आधुनिक फर्नीचर्स लोगों को खास तौर पर देखने को मिलेंगे। साथ ही इंटीरियर डिजाइन का शौक रखने वाले छात्रों और लोगों को नए फर्नीचर पैटर्न देखने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। प्रदेश के बुजुर्ग पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने की शुरुआत इंदौर से होगी। यह आश्वासन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर प्रेस क्लब के प्रतिनिधि मंडल को दिया। मुख्यमंत्री द्वारा बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की श्रद्धांजलि दिए जाने के निर्णय का प्रेस क्लब प्रतिनिधि मंडल ने स्वागत किया है। उधर एक और निर्णय के तहत इंदौर प्रेस क्लब में रिसर्च सेंटर की स्थापना करना तय हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की रुचि और प्रोत्साहन से यह कार्य शीघ्र होने की उम्मीद है। इंदौर प्रेस क्लब के प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में भोपाल के माधवराव सप्रे संग्रहालय और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का दौरा किया है। शीघ्र ही इंदौर प्रेस क्लब कार्य योजना बनाकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मध्य प्रदेश इंटरनेशनल गोसुकुरियो कराटे डू द्वारा बुधवार को 1 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 300 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अगले हफ्ते मुंबई में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की ओपन प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। प्रतियोगिता में विजयी रहे खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंदौर जिला यादव अहिर समाज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ा गणपति से गांधी हाल तक भव्य शोभा यात्रा निकालेगा, जिसके लिए सभी यादव बंधुओं को पीले चावल देकर न्योता दिया जा रहा है। शोभा यात्रा में माखन चोरी और रामलीला का प्रदर्शन करने वृंदावन से कलाकार आएंगे। यात्रा में कृष्ण जी की लीलाओं पर आधारित 10 झांकियों के अलावा बैंड बाजा, अखाड़े, भजन और गरबा मंडलियां भी शामिल रहेंगे। यात्रा का शुभारंभ 10 अगस्त को सुबह 10 बजे गौ माता और अहमदाबाद से बुलाए गए चांदी के रथ पर विराजित राधा कृष्ण के पूजन के साथ होगा। यात्रा में करीब 20,000 यादव बंधुओं के परिवार सहित शामिल होने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BTV न्यूज के साथ। नमस्कार। झमाझम बारिश से लबालब हुआ यशवंत सागर, बिलावली और पिपलियापाला को अभी और है दरकार, किसानों के चेहरे भी खिले। गुंडागर्दी और अपराध के खिलाफ लामबंद हुए व्यापारिक संगठन, कलेक्टोरेट पर किया प्रदर्शन, गुंडों के एनकाउंटर किए जाने की कही बात। BRTS की लेट तिथि को लेकर कोर्ट ने जारी किए नोटिस, निगम कमिश्नर, IDA CEO व 2 प्रमुख सचिव को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बदमाशों के हौसले बुलंद, सांसद सुमित्रा महाजन और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के समीप की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं को बनाया निशाना, चेन लूटी। शातिर चोर ने दिखाया कमाल, ऑटोमोबाइल रिटेल शॉप से उड़ाए 28,000 रुपए, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात। समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने दिखाए तीखे तेवर, प्राचार्यों को दिए ढर्रा सुधारने के निर्देश, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहने की भी कही बात। और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी, झांकियों में झलकेगी नटखट नंदाला की लीलाएं, गोपाल मंदिर में एक दिन पहले होगा धूमधाम से उत्सव।